घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। उत्तराखंड उपचुनाव परिणाम का क्या असर होगा आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर। हमारे साथ अवधेश कुमार, उपेंद्र प्रसाद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ बीजेपी के नेता रमेश चंद्र रत्न जी हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 सीटों पे उत्तराखंड में उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आए। स्वाभाविक भी है, जिस तरह की हार लोकसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को, उसके बाद ये स्वाभाविक था कि जो भी कुछ मिले उससे कुछ उम्मीद तो वो कर ही सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। कई बिहार के 10 सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं। इस 10 सीटों में से 6 पे बीजेपी, 3 आरजेडी और 1 जेडीयू में था, जहां चुनाव होने हैं 21 अगस्त को। कर्नाटक के 3 सीट पे, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक बीएसआर, ये 3 सीट पे उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के भी 3 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव विजय राघवगढ़, बहौरीबंद, अगर। पंजाब में 2 सीटों पे चुनाव होने हैं और पंजाब में तलवंडी साबो और पटियाला। उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें कि बीजेपी 10 पे है, बीएसपी 1 है, एक अपना दल के हैं जहां पे अब चुनाव होने। इसके अलावा आने वाले समय में जो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर जब भी तय हो, बहुत जल्द उसका भी खुलासा हो जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे जहां कुल 90 सीटें हैं। झारखंड में 81 सीटें हैं, बीजेपी जिसमें 18, जेएमएम 18, कांग्रेस 13, जेवीएम 11, आजसू 6, अन्य 6, आरजेडी 5, जेडीयू 2, निर्दलीय 2 हैं। ये स्थिति है झारखंड की। महाराष्ट्र में 288 सीटें महाराष्ट्र की, जहां पे विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें 82 कांग्रेस और एनसीपी, 62 दोनों की गठबंधन की सरकार वहां चल रही है। और जहां पर कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त ठनी हुई है और वो 144, 50-50 पे वो ये कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटों पे चुनाव जीती थी और कांग्रेस 17, पीडीपी 21, बीजेपी 11। इस बार बीजेपी का मिशन है वहाँ पे सरकार बनाने की तरफ जम्मू कश्मीर में। और हरियाणा में 10 में से 7 सीटों पे लोकसभा में बीजेपी को विजय मिला। उस विजय के कारण आप सीधा आप ये मान सकते हैं कि करीब 52 या 53 सीटों पे विधानसभा की वो सीटें वहाँ पे थी। आज हम यही चर्चा करेंगे कि जो उत्तराखंड उपचुनाव के परिणाम है, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है और बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। उत्तर प्रदेश में खस्ता हाल है पार्टी का, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो 2 सीटें जीते थे। कुल मिलाकर के इस उपचुनाव के परिणाम का असर आने वाले उपचुनाव पे क्या होगा और साथ ही साथ विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उस पर क्या होने वाला है। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 3 सीटों की जीत कांग्रेस को मिली है, इसका असर होगा कांग्रेस के पक्ष में, या ये एक महज कहें कि वहाँ पे उत्तराखंड की जो स्थानीय स्थिति थी उसके कारण ये जीत हुई, इसका आगे चुनाव के उपचुनाव से कोई लेना देना, इसका कोई असर नहीं होगा? जो जीत हुई है ये तो स्थानीय कारणों से ही हुई है, लेकिन फिर भी चूंकि जीत कांग्रेस की हुई है और यह जीत एक विशेष माहौल में हुई है जबकि पूरी मायूसी छाई हुई थी, तो इसका मनोवैज्ञानिक लाभ तो कांग्रेस को जरूर मिलेगा। भले राजनीतिक लाभ मिले या न मिले, चुनाव में कैसा रिजल्ट हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान, मतलब चुनाव के पहले जो एक मायूसी का माहौल था वो कुछ कम हुआ है। तो कांग्रेस के लोग ये सोच सकते हैं कि अभी तक सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। जैसे हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है,
तो हरियाणा में बुरी तरह से हारी है कांग्रेस, लेकिन फिर भी उसको लग सकता है कि जब हम रिवाइव कर सकते हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ क्यों नहीं रिवाइव कर सकते। तो एक है कि आशावादिता जो है, आशावाद है, उसका संचार हो सकता इसका है। मैंने कांग्रेस को फायदा, इसको साइकोलॉजिकल, आप ये देख रहे हैं कि इसको साइकोलॉजिकल फायदा जो है कांग्रेस पार्टी हमको को, लगता है पॉलिटिकल बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है जो मैं उस पर आता हूँ। मैं हमें हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता शिल्पी अरोड़ा जुड़ेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जुड़ते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो उपचुनाव के परिणाम उत्तराखंड में आए और जो कई उपचुनाव होने हैं बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, और साथ ही साथ कई विधानसभा, 4 कम से कम विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। तो चुनौती अगर देखें तो कांग्रेस के लिए इस वक्त है 4 विधानसभा, खास करके जो असेंबली विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी, जहां 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है, और उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर चुनाव होना है। ये उपचुनाव है और 4 विधानसभा चुनाव है। कुल स्थिति जो है कांग्रेस के लिए इस वक्त अगर देखें, कांग्रेस को अपने स्थिति को बरकरार रखना है, उसमें जीत होती है, हार होती है, क्या होता है एक अलग बात है, लेकिन ये 3 विधानसभा चुनाव पे जो परिणाम आए हैं कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। अवधेश जी, सीधा सीधा अगर उपचुनाव को देखें हम और फिर विधानसभा को चुनाव को देखें, किस तरह की तस्वीर आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का चुनाव हम लोगों ने पहले भी उस पर बहस की है और निष्कर्ष यही निकला था कि उत्तराखंड का चुनाव वो उत्तराखंड तक सीमित था, उसकी कोई राष्ट्रीय प्रतिध्वनि और राष्ट्रीय विस्तार उसका मुश्किल है। उत्तराखंड में मुख्य मुद्दा यही था कि क्या वहां हरीश रावत की सरकार रहेगी या जाएगी। अगर कांग्रेस वहां से ये 3 सीटें हार जाती तो हरीश रावत जी की सरकार गिर सकती थी। लोगों ने स्थिरता को वोट दिया। दूसरा यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान कोई ऐसा मॉडल नहीं पेश किया था जिससे लोगों को यह आकर्षण हो कि अगर यहां से इस समय हरीश रावत की सरकार गिर जाएगी तो शायद खंडूरी, निशंक या इनकी सरकार थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो इस नाते उत्तराखंड के लोगों ने वो दिया था और हरीश रावत के सामने अपनी लोकप्रियता या उनके समर्थकों के सामने वो साबित करने की चुनौती थी, उन्होंने साबित किया है। लेकिन इसको ये मान लें कि ये कांग्रेस के लिए कोई संजीवनी बूटी साबित हो जाएगी और हनुमान जी मैंने वो पहाड़ से ला करके और जैसे ही मूर्छा में कांग्रेस है वो संजीवनी बूटी से जग के और फिर वो युद्ध करने लग जाएगा रामायण में, तो ये इसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस नीति, नेतृत्व और रणनीति तीनों के स्तर पर इस समय किंकर्तव्य विमूढ़ है। अब जो आप पूछ रहे हैं कि अन्य राज्यों में जो अभी उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव हो और फिर विधानसभा चुनाव है। देखिए, यह बात सच है कि पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तो काम तो उन्होंने किया है, लेकिन जनता का जो आकर्षण चुनाव के पहले था वो सच्चाई यही है कि वो इस समय उस रूप में बना हुआ नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी क्या उस आकर्षण को फिर से खड़ा कर पाती है, नहीं कर पाती है, वो अलग बात है। लेकिन अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों पर अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग कारक, वहां के अलग राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, ये सब काम करेंगे। जैसे आपने बताया उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट है। इस समय वहां जो ध्रुवीकरण का माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर उसका लाभ होता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन यही स्थिति बिहार में मुझे नजर नहीं आती है। बिहार में यह भी संभव है कि उसकी भाजपा की जो 6 सीटें हैं उसमें से वो लूज कर जाए, जो सिचुएशन बिहार में अभी बनी हुई है, यह संभव है वहां।
लेकिन हरियाणा में आप कहेंगे तो हरियाणा में फिर अलग स्थिति है। हरियाणा का जो राजनीतिक उस वातावरण, पर विधानसभा चुनाव पे आएंगे अवधेश जी, जो इस वक्त उपचुनाव पहले। तो उपचुनाव में देखिए मध्य प्रदेश में, वो मैं मान के चल रहा हूं कि मध्य प्रदेश का वातावरण इतना खराब नहीं हुआ, जैसे था वैसे रहेगा, वहां यथास्थिति कायम रहेगी। उत्तराखंड का असर मैं साफ कह सकता हूं कि इन सब चुनावों पर नहीं पड़ने वाला, आप ये कह रहे हैं। जी चलिए रमेश जी आपके पास आते हैं। अवधेश जी ने दो बातें महत्वपूर्ण, एक बात उन्होंने कहा कि जो जनता का बीजेपी के प्रति आकर्षण था, वह आकर्षण जो लोकसभा में था वो इस वक्त नहीं बना हुआ है। सेम उसमें कुछ उसमें बढ़ोतरी नहीं बल्कि घटा नहीं, आकर्षण के प्रति लोगों की आकांक्षाएं थी, और जो 67 साल का जो पीरियड जिसमें अधिकांशतः कांग्रेस ने भोगा, तो ये दृढ़ निश्चय है कि जो जो अब तक हुआ है उस पर जो है आपके तमाम टीवी चैनल की डिबेट से, जी जनमानस से जब पूछा गया तो ये कोई छुटपुट एक आध आदमी ने कहा होगा कि बजट के बारे में या जो भी अब तक का रोल रहा है, लेकिन सभी आशान्वित थे और सभी लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ जो भी है अच्छे दिन वाली बात, जो क्रिया प्रतिक्रिया चलती हैं वो निश्चित ही जो भविष्य होगा बहुत ही उज्जवल होगा। और जो दृढ़ शक्ति है मोदी जी की, कदम बाई कदम जितनी भी हो रही है, बहुत ही मजबूती के साथ सब कुछ हो रहा है। जहां भ्रष्टाचार महंगाई के जो पहलू थे, सरकार उन मुद्दों पर गंभीरता से लगी, और जो वक्त जो है जैसे 100 दिन का जो रोड मैप था उसमें सबसे पहले तो जो भाई भतीजेवाद जो मंत्रालय में सरकार बनने से पहले तैयार होता था, किसके यहाँ स्टेनो रखना है, किसके यहाँ पीएस होगा, किसके यहाँ पीएस होगा, वो कॉकस पूरा समाप्त किया। हर एंगल से पारदर्शिता बने, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों, ये तो आप कह रहे हैं कि, लेकिन जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि वह आकर्षण नहीं बना, मैंने हुआ ये कहा आकर्षण जो बना था वो नहीं बना हुआ इस वक्त। नहीं, आकर्षण जो बना था वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्त लगेगा, वक्त के समय हम देखेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त जो उपचुनाव होने हैं, बिहार में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का महागठबंधन बना है। आज उस महागठबंधन के सामने एक और वाम दलों ने अपना गठबंधन खड़ा किया, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल अलग से चुनाव लड़ेंगे। अगर कर्नाटक में एक सीट है, मध्य प्रदेश में है, तो जो और 4 विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है जो आपकी हार हुई है उत्तराखंड में अभी, उसका कोई असर, या जो आकर्षण कम हुआ जो अवधेश जी कह रहे हैं, उसका कोई असर आपके चुनाव का जो उत्तराखंड को उस परिदृश्य में देखना उचित बिल्कुल इसलिए नहीं है। उपचुनाव वहां भी 3 हुए। नहीं, उत्तराखंड का जो हुआ है उसकी परिस्थितियां, समीक्षा 2 दिन पहले बैठक भी अध्यक्ष महोदय के साथ हुई है, लेकिन उसकी परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। स्थानीय मुद्दों, स्थानीय लोगों के बीच जो तालमेल पार्टी के उसमें जो भी हुआ है, समीक्षा हुई है, लेकिन उत्तराखंड के इश्यू को लेकर के अन्य बारे में सोचा जाए, ये बिल्कुल गैर बुनियादी है। बिहार में जहां तक लालू और नीतीश जी का, मैं तो बिना तालमेल के खिचड़ी जो बनी है वो संभव उतना नहीं बन पाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो बिना तालमेल के खिचड़ी। शिल्पी जी, आप 3 सीटों पे उपचुनाव जीत के आई, बिहार में 10, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, प्लस 4 विधानसभा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जेएनके में आपके साथी छोड़ के चले गए, महाराष्ट्र में आपके साथी धमकी दे रहे हैं, हरियाणा में खुद ही वहाँ उठापटक है, वहाँ विद्रोह है, झारखंड में आपकी स्थिति बेहतर नहीं है। फिर भी 3 सीटों जीतने के लिए तो आपको बधाई, लेकिन इसका असर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आपके पक्ष में कहीं होने वाला है? देखिए, पूरे देश में एक पॉजिटिव मैसेज गया है। मोदी जी का जो अभेद किला माना जा रहा था, जो भाजपा के लोग भी अति उत्साहित थे इसको लेकर कि अब हर तरफ मोदी जी है। मैं रमेश जी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब जीत हो तो मोदी जी की है, जब हार हो तो वो मोदी जी की नहीं है। बहुत ये इनका पार्टी का आंतरिक मामला है, और इनको सोचने और देखने की बात यह है कि जिस सीट से भाजपा के विधायक हों और विधायक पद उसी में सांसद बने, तो अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाना 2 महीने के अंतर में, ये इनको खुद सोचने की बात है कि मोदी जी का जादू अच्छे दिन का कहीं ना कहीं टूट रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी जो केंद्र की सरकार चला रहे हैं वो एक राज्य सरकार की तरह चला रहे हैं, अभी भी गुजरात के उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे आप रेल बजट देख लें, चाहे आप जो उस पर अलग से चर्चा, लेकिन जो आज जिस विषय पे है, आपको लगता है कि इससे जुड़ा हुआ है? आपको लगता है जो बात आप कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ
हुआ है कहीं ना कहीं वो अच्छे दिन एक मजाक बन गया पूरे देश में, क्योंकि देश की बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बीजेपी से नहीं मोदी जी से थी, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि आते ही एक परिवर्तन नजर आएगा, जो कि नहीं देखने को मिलता। और बहुत सारे विषयों पर, चाहे वो एफडीआई का मुद्दा हो, चाहे वो काला धन लाने का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का हो, बिजली का हो, पानी का हो, जो अपेक्षाएं थी वो ठीक नहीं हो, महंगाई कंट्रोल करने का हो, महंगाई रोकना। आपको लगता है कि बहुत दिन में को ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देश के अंतरराष्ट्रीय रटपट पर जो है आज अमेरिका का विदेश मंत्री को भी चीख निकल रही है आप लोग कहीं भी कुछ साथ हर मोर्चे पर, लेकिन कांग्रेस के लोगों को नजर नहीं आ रहा, पूरी तरह क्योंकि सफल हो उनकी रहे हैं आंखों पर धुंधला चश्मा लगा है, कहां से धुंधला चश्मे के कारण आपका हास्य आप बात तो करिए, हो चुका है, आप मोदी के आदमी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? जनता से आप पूछिए ना, अब जनता के बीच में चाहिए। हालत हो गई है कि विपक्ष भी प्रभावशाली रूप में आप 10% रेशियो भी नहीं लेकर के आए तो हो। आप करिए ना, खुल के चलाइए। आपको पूरे देश ने एक मैंडेट दिया, आपको आपके जनादेश आपको फेवर में मिला, आप उसको सिद्ध करिए। आपके पास कोई गठबंधन का दबाव नहीं है। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पे आते हैं शिल्पी जी। नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लोग एक अपेक्षाएं थी, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर डे 1 से शुरू हो गया मोदी जी के अगेंस्ट में। लोगों ने, पूरे देश ने मोदी जी को चुना था, उन्होंने भाजपा को नहीं चुना था। लगता है कि जो माहौल है अब 3 सीट के परिणाम से आप कांग्रेस उत्साहित है, और इस परिणाम को आप देख रहे हैं कि आपको इससे फायदा होगा? मेरा एक सवाल है दिलीप जी, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर। ये खाली विधानसभा का नहीं है, कल हमारे यहाँ संडे के दिन ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव हुए हैं। टोटल उत्तराखंड में 88 सीटों में से 61 कांग्रेस ने जीती हैं और 4 जो हमारे सहयोगी हैं पीडीएफ, उन्होंने जीती हैं। तो 88 में से 65 सीट जो है हमारे कांग्रेस गठबंधन ने जीती हैं, जो ग्रासरूट लेवल का चुनाव है। जी, उत्तराखंड में जो जीत मिली है उसको आप देखते हैं कि उससे आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, जहां पर कि हरियाणा में वहां विद्रोह है, जम्मू कश्मीर में सहयोगी चले गए हैं, महाराष्ट्र में सहयोगी आपसे मोलभाव कर रहे हैं, झारखंड में अलग बवाल है। ऐसे में ये तो विधानसभा की बात है, लेकिन आप बिहार में, बिहार और जेडीयू और आरजेडी के साथ एक छोटा सा 10 में से आपको 2 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए जी, और वो आपने स्वीकार किया है जी। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वाकई जो बात आप कह रही हैं कि माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, उसको आप भुना रही हैं, उसको आप कैश कर रही हैं? देखिए, सभी जो राज्यों में अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग सिस्टम है, और सभी का वहां पर कितने पार्टियां लड़ रही हैं। झारखंड में आपको पता है, इट्स नॉट कांग्रेस एंड बीजेपी, देयर इज अ जेएमएम, देयर आर आरजेडी, वेरियस अदर पार्टीज। तो सब जगह पे कहीं ना कहीं एक गणित और वो सब चीजें होंगी, लोकल मुद्दे हावी होंगे। लेकिन जो भाजपा के, तो आप ये मानते हैं कि लोकल मुद्दे, उत्तराखंड में जो लोकल मुद्दे थे, उस जीत को जो आप फिर देख रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि मोदी मोदी, जो मोदी मैं हो रहा था हर जगह, वो उसका एक जवाब मिला है उत्तराखंड की तरफ से, जो कांग्रेस के लोग डिमोरलाइज कहीं ना कहीं हो रहे थे। आप खुद कह रही हैं कि स्थानीय मुद्दे थे इन चुनाव में, स्थानीय मुद्दे, तो फिर आप मोदी जी के माहौल से उत्साहित होके या वहां पे आकर्षण? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब जीत मिली थी तो उसका श्रेय भी मोदी जी को देने की कोशिश करी गई थी, जबकि कहीं ना कहीं वहां जो लोग मुख्यमंत्री थे उनके कहीं ना कहीं जो काम थे उसका वो अच्छी तरह प्रचार कर पाए, वो एक बहुत बड़ा रोल। आप देखिए, तो ये जो करने की कोशिश करते हैं कि कोई जीत हो तो मोदी जी की जीत है। मैं यही कह रही हूँ, जब जीत हो तो मोदी जी की है। राहुल जी का अपना चित्र नजर नहीं आता, और यहाँ जो मैंडेट है 2014 को, उसको भी कंडेम करने की कोशिश कर रही हैं। कंडेम नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप अपेक्षाएं पूरी करने में अभी तक पूरे असफल हुए हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाकर जो पूरे देश को आपने ठगा है, पूरे देश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एलाइज आपको कंट्रोल में नहीं है, आपको कोई घास नहीं डाला, कोई पूछ नहीं रहा, एक 2 सीट के लिए आपको तड़फ रहे हैं। कांग्रेस 150 साल पुराना इतिहास है, हमें भाजपा से कोई सीखने की जरूरत नहीं है इस मामले में। चलिए शिल्पी जी, आपके पास लौट के आते हैं। पुष्पेंद्र, जो स्थिति है इस वक्त बिहार में, तो कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर ये देखें तो एक बहुत ज्यादा अंतर है पार्टी के स्टैंड में। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, एक स्थिति है जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, जो शिल्पी जी कह रहे हैं कि
मोदी का जो असर है वो सेम नहीं है, कम हुआ है। और जो उम्मीदें अपेक्षाएं थी उसको अब वो कह रहे हैं, रमेश जी कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों में आपको दिखने लगेंगे, ये सारे काम हुए। कुल मिलाकर अगर स्थिति देखें इस वक्त, तो ये जो उपचुनाव है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इस पे उत्तराखंड का जो परिणाम है वाकई कुछ उस पर असर होगा, या ये बिल्कुल अलग स्तर पे ये तमाम चीजें होंगी? दिलीप, मैं समझता हूं 3 चीजें हम लोग एक साथ मिक्स कर रहे हैं, और जो अब तक बहस हुई है, उपचुनाव और विधानसभा के 4 जो राज्यों के चुनाव हैं, 2 अलग अलग बातें हैं जी। मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरी है, घटी है, वो देश के हित के एंगल से देखी जाएगी। जब नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट दिया था तो ये नहीं दिया था कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, केंद्र में सरकार आ गई है, अब अगर जो है वो पंचायत का भी कहीं चुनाव होगा और वहां बीजेपी हार जाएगी तो उस पर नरेंद्र मोदी की जो है वो इमेज पे असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट जाएगा। दूसरी बात शिल्पी जी से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पार्टी में अभी कल की चीज है। ये तो आपकी परंपरा है कि जीत हो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, हार हो तो कार्यकर्ताओं की। तो ये मुझे आपका आर्गुमेंट जमा नहीं, क्योंकि ये बात आप शुरू से कहते आ रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो उत्तराखंड में जो चुनाव का रिजल्ट आया है वो इसलिए भी आया है, उसके आप कारण समझें कि उत्तराखंड के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की है। आज की डेट में आप वोटर को ये मान के चल रहे हैं कि अगर वहां भारतीय जनता पार्टी को वो जिता भी देते तो वो 3 एमएलए क्या सरकार बनाने जा रहे थे? इसलिए मैं मानता हूं कि जिन जिन राज्यों में जहां जहां जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में जेडीयू आरजेडी और तमाम लोग साथ में आ गए हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में अकाली दल है, ये लोकल उपचुनाव के रिजल्ट लोकल सरकार के हक में होंगे। 2 महीने पहले बहुत बड़े मार्जिन से 5 एमपीज बनके भाजपा से आए हैं 19 सीटों पर। मेरी बात नहीं समझ रही है, मैं कुछ और कह रहा हूं। मुझे बीजेपी और कांग्रेस की बहस में नहीं जा रहा, मैं तीसरी बात कह रहा हूं। वो आए हो या नहीं आए हो, लेकिन जो लोकल मतदाता है उसको पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए बिहार में जिता देगा तो ना सरकार गिरा रहा ना सरकार बना रहा। उन लोगों के इससे पॉपुलैरिटी का मामला नहीं है। सरकार गिर जाती नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। इनके जीतती तो सरकार गिर जाती। भाई मैं इन 3 कैसे गिर जाती? 41 एमएलए हम लोगों को वो दूसरी बहस में आप जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी या नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं उनका जो मूल्यांकन होगा वो 4 राज्यों के जो ओपन चुनाव हैं उस पे होना चाहिए कि जो भी कुछ उन्होंने अब तक किया है, महंगाई बढ़ाई है, रेल बढ़ा दिया है, ब्लैक मनी नहीं लाए और तमाम सारी बातें जो बात कह रही हैं शिल्पी जी, वो अपनी जगह सही हो सकती हैं। लेकिन उपचुनाव में मतदाता उसको वोट देगा, उसको जिताएगा जो उस सरकार में, जहां जो सरकार चल रही है उसमें उसके उस आज जीते हुए आदमी को कोई पद मिले, इसलिए नहीं जिता देगा किसी को कि सिर्फ वो नरेंद्र मोदी का मामला था या कांग्रेस का मामला। क्या कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव के रिजल्ट लोकल सरकारों के हिसाब से होंगे? इसलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश, मेरी बात सुन ले शिल्पी जी प्लीज, मैं आपसे आर्गुमेंट में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश के अंदर क्यों नहीं जा रहे आर्गुमेंट? नहीं, मैं तो सहमत हूं आपसे। आप जो लोकल मुद्दे हैं, मैं लोकल मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हो रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हारती है तो समझ में आता है, अगर जेडीयू हारती है तो समझ में आता है। मैं ये कह रहा हूं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अलावा सरकार नहीं है, अगर वहां बीजेपी के खिलाफ मैंडेट आता है तो पता चलेगा कि लोकल सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की छवि के कारण आ रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं। और इसके अलावा जब एक्सक्लूसिव 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों का कितना निगेटिव असर हुआ है। उपचुनाव में जहां जिस राज्य में जो सरकार है उन्हीं के लोग ज्यादातर जीतेंगे, मेरा यह मानना है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और 4 विधानसभा जिन राज्यों में है उस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे 4 जो विधानसभा जहां पे चुनाव होने हैं 4 राज्यों में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो कुछ हो रहा, आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, वहां पे लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह बगावती सुर
वो आगाज किए हुए हैं, उनका चल रहा है। ये जो 4 राज्य हैं, इसमें हरियाणा को अगर देखते हैं, बहुत क्विक हम चाहेंगे, हरियाणा में क्या लगता है कांग्रेस इस किले को बचा पाएगी जो स्थिति है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटें बीजेपी जीत ली। वो हरियाणा की जो राजनीति है, एक तो कि जाट वर्सेस नॉन जाट, ये राजनीति चलती रही है। भजन लाल थे, वो अब वहाँ से तिरोहित हो गए हैं। अब कांग्रेस ने क्या किया कि जो देवीलाल जो जाट पॉलिटिक्स थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, कांग्रेस ने खुद जाट पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। तो जो नॉन जाट सेक्शन जो इसके साथ रहा था वो धीरे धीरे एलिनेट होकर के बाहर हो गया और जाट पॉलिटिक्स से डिवाइडेड हो गई है चौटाला में और कांग्रेस में। तो इसके कारण है जो कांग्रेस की हार हुई है कि कांग्रेस ने जो अपना मेन बेस जो था पॉलिटिक्स का, उसको अपने साथ रखकर इसने कोशिश की जाटों को भी अपने साथ जोड़ दें। तो पिछले 10 साल के दौरान वो रिफ्ट ये हो गया और तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा बन रहा हो रहा। जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है उसके सेंटर में अब बीजेपी आ गई है चौधरी भजन लाल के राजनीति से बाहर हो जाने के बाद। और उनका जो बेटा है वो भी कभी इनके साथ आता है, कभी इधर जाता है, इसके साथ भी किसी न किसी रूप में संबंध बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जो नई स्थिति उभरी है वह भारतीय जनता पार्टी को अभी के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए फायदा पहुंचाने वाली है। इसलिए हमें लगता है कि हरियाणा के चुनाव में लोकसभा का जो है वो रिपीट होगा। 7 सीटों पर जीत हुई है, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1 लोकसभा क्षेत्र में हरियाणा में। मतलब अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो 53 के आसपास सीटों पे उनका जी वैसे 63 होता है, एग्जैक्ट हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन ये है। और उस बहुमत के लिए चाहिए 46। तो हमें लग रहा है कि वहां पे कांग्रेस की स्थिति जो है आप नहीं देख रहे हैं कि बेहतर, हमें तो लगता है कांग्रेस की स्थिति हो सकता है लोकसभा का जो चुनाव है उसे बदतर हो। वो चौटाला परिवार और क्योंकि जाट है, जब देखेगा कि हमारा डिवीजन हो रहा है तो देवीलाल परिवार है वो धुरी रहा है जाट पॉलिटिक्स का। तो अगर जाट है जो फिर अपने पुरानी धुरी की ओर दौड़े तो वहाँ मुकाबला ही हो जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल में और बीजेपी में। तो फिर जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी नंबर 2 हो गई, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई, तो ये संभव है कि कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर स्थिति में चले जाए, तीसरे नंबर पर चले जाए हरियाणा के चुनाव में। अवधेश जी, देखिए, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट आए थे, कांग्रेस का 22 था। तो 12% वोट का गैप भरना बहुत कठिन होता है जी। और इनेलो के रहते हुए, इनेलो को जेल में रहते हुए भी 24% वोट आए। तो ये एक बड़ी चीज है। जबकि कांग्रेस को 2009 के विधानसभा चुनाव में 35.8% वोट थे और 40 सीटें उसने जीती थी। तो अब वो इस समय देखिए हरियाणा का सिचुएशन क्या है। वहां पहला तो है कि कांग्रेस चुनाव आते आते वहां कई भागों में टूटने वाली है। कुछ अलग से कांग्रेस बनेगी, कुछ उसमें से भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो पहले तो कांग्रेस को यह क्षति होनी है। दूसरी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी वहां विधानसभा की लोकसभा के साथ ही आरंभ कर दी थी। लगभग उनके कैंडिडेट जो है आधा से ज्यादा सीटों पर तय हो चुके हैं, जो घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें पीछे है। इसीलिए इनेलो भी चाहती है कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए। दूसरे जो कांग्रेस के अंदर के जो बिछुक हैं वो निकल रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं। तो ये पूरा माहौल इस समय जो हरियाणा का है। और तीसरा जो वहां रिटायर सैनिक हैं वो कंप्लीट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक प्रभावी भूमिका वहां निभाते हैं। और चौथी स्थिति है कि राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र आने के कारण जो एक यादव बेल्ट है पूरा वहां, जिसकी ओर ये इशारा नहीं कर पाए उपेंद्र जी, जो राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र राव इंद्रजीत सिंह हैं, उनके कारण यादवों की जो ताकत है मेवात से लेकर इस सब एरिया में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। तो इस समय की स्थिति में अगर हम गणना करते हैं, उनका नॉन जाट इन्होंने कहा तो हाँ, तो नहीं, देखिए, एक तो है कि पहली बात ये हमको समझनी चाहिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव ने जातीय समीकरणों पर एक आघात पहुंचाना शुरू किया है। जो सवाल अवधेश जी सामने आता है, जो बात आपने शुरुआत में मैं उसकी आपने कहा कि जो आकर्षण 2014 के लोकसभा चुनाव में था वो घट गया है। नहीं, मैं जो बोला, देखिए, मैं ये कहा हूं, उस पंक्ति को ठीक से समझे। मैंने ये कहा कि यद्यपि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो आकर्षण चुनाव के पूर्व था उसमें कमी आ गई है और उसका असर पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि जिस समय चुनाव होने हैं उस चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाती है। क्योंकि 15 अगस्त का कांग्रेस के लिए 15 अगस्त का भाषण नरेंद्र मोदी का भी लाल किला से होना है। कांग्रेस के लिए हरियाणा में राह कितना
किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है? कांग्रेस की हालत तो वहां यह है, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए की स्थिति होने वाली है। चलिए एक बात नहीं, इसको समझिए, एक बात जी के पास देखते हैं कि कितने टुकड़े हुए, देंगे जवाब। एक लाइन बोल, केंद्रीय नेतृत्व जब कमजोर होता है ना, कहीं भी जब केंद्रीय नेतृत्व की महिमा घटती है तो क्षेत्रीय छत्रप शक्तिशाली होते हैं, वो अपना स्थान स्वयं बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमको वोट नहीं दिला सकता है। इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के साथ ये होने वाला है। अगर कांग्रेस ने स्वयं को आत्मोद्धार के लिए सही से आत्ममंथन करके और नीति, नेतृत्व और रणनीति में परिवर्तन नहीं किया तो जिसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है। शिल्पी, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जरूर रहेगी, हम लोगों को फाइट करनी पड़ेगी हरियाणा में, लेकिन मुझे उतनी मुश्किल राह नहीं नजर आ रही जितनी ये कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से विद्रोह है वहां पे, देखिए ये सब जब आज भी आज आप जानती हैं आज क्या हुआ है? जब आप पावर में होते हैं तो इस तरीके के विद्रोह संगठन और सरकार के बीच में चलते रहते हैं, सभी पार्टियों में चलते रहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल उनकी मांग थी, वो चाहते थे कि वो चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी को बदल दिया जाए वहां के। अब ये केंद्र को तय करना है, जो केंद्रीय नेतृत्व उनको तय करना है कि ये चेंज करें या नहीं करें। लेकिन कांग्रेस है, दूसरी तरफ INLD है, बीजेपी है, बीएसपी का भी एक वोट शेयर है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में हम लोग बचा पाएंगे और मुझे लगता है कि हम लोग वहां दोबारा सरकार बना पाएंगे, क्योंकि जहां कहीं ना कहीं जो केंद्र की नीतियां हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, केंद्र में अगर मोदी जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हरियाणा के चुनावों पर पड़ेगा। चलिए, तो आप देखते हैं कि अगर वो चमत्कार दिखा दिए तो फिर आप हमारे लिए मुश्किल खड़ी होगी कहीं ना कहीं, और अगर नहीं कर पाए तो उसका हमें फायदा होगा। एक सवाल है रमेश जी आपसे कि बीजेपी के पास कोई मजबूत वहां नेता नहीं है जिसको मुख्यमंत्री की तरह, जैसे आप चुनाव जब लड़ रहे थे लोकसभा का तो सबको पता था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश में लड़ते हैं, राजस्थान में लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में लड़ते हैं, ये स्थिति हरियाणा में नहीं है। देखिए, एक तो सबसे ये है कि सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट में काफी डिफरेंस है। दूसरा, जहां स्टेट के नाम ले रहे हैं स्टेट में, वो पूर्वत जो है वहां के CM हैं तो उनका डिक्लेरेशन होना स्वाभाविक था, लेकिन जो स्टेट्स में जिसमें सरकार नहीं है और नया नाम जहां नॉमिनेट होना है तो उसमें ये प्राविधान नहीं है कि पहले से एडवांस में सेंट्रल मोदी जी की तरह से डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन मैं एक जरूर संकेत दे रहा हूं कि एक तो जैसे पुष्पेंद्र जी अवधेश जी ने और ये जो बाई इलेक्शन का ये 4 स्टेट्स के उससे कोई बिल्कुल तालमेल नहीं है। अब तो स्टेट विधानसभा की बात कर रहे हैं, चारों विधानसभा की बात कर रहा हूं। चारों विधानसभा में कांग्रेस की जो हालत है, अभी इलेक्शन नहीं आए हैं तब तक तो इनके एलाइज इनको सब छोड़ चुके। दूसरी चीज, इनके कांग्रेस के अंदर के ही जो टॉप लीडर्स हैं स्वयं इनको विजन को ध्वस्त कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप को ध्वस्त कर रहे हैं। इवन जो है माँ और बेटे को भी कंडेम कर रहे हैं अपने भ्रंश शब्दों से। हमारी चिंता छोड़िए ना, तो इसलिए 2 सीटें आपके पास हरियाणा में, चारों राज्यों में बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी फुल फ्लैश ताकत के साथ आएगी। चारों राज्यों में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, चारों राज्यों में। ये जो आत्मविश्वास है बीजेपी का, इसका कोई आधार आपको दिख रहा है? देखिए, अगर इसका कोई आधार है तो एक ही है कि इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र में देखें तो एक बार सरकार सहयोग से बनी है शिवसेना के साथ में, हरियाणा में कोई सरकार इनकी नहीं बनी, जम्मू कश्मीर में कभी इनकी कोई सरकार नहीं बनी, झारखंड में सरकार इनकी बनी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बात शिल्पी जी कह रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने पे तुली हुई है, और जो भी कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, छोटा राज्य है, एंटी इनकम्बेंसी भी मैं मानता हूं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं या तो मुझे मुख्यमंत्री की पदवी दो या मुझे ये दो। अब उन तमाम चीजों पे मोलताव हो रहा है। एक बड़ा लीडर है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरीके से शैलजा ने अपना एक पोल खोल रखा है, उसके अलावा कांडा जैसे मंत्री के साथ मिलकर इनकी सरकार इनको चलानी पड़ी। मैं ये मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के अंदर की इनफाइटिंग इन चारों राज्यों के अंदर किसी भी नई पार्टी को आने का रास्ता साफ कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो बीजेपी का आधार है, वो वही बेस बड़ा आधार है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी, जब ये चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के पास 3-4 महीने हो सकता है जो कुछ वो कह रहे हो, जो कुछ वो करा है उन्होंने, उसका कुछ रिजल्ट लोगों को लगने लगे, शायद थोड़ा फायदा हो। लेकिन इन कम से कम 4 राज्यों में, चाहे एनसीपी के साथ इनकी तनातनी चल रही हो,
महाराष्ट्र के अंदर हो, वहां जो एनसीपी के जो आपके वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में वो छोड़ के भाग गए हो। तो अंदरूनी भारत कांग्रेस पार्टी की कला तो नेताओं और झारखंड में भाजपा में भी तो शिवसेना उनको लगातार कंडेम कर रही है, लगातार शिल्पी क्रिटिसाइज आप कर रही है। देखिए झारखंड में 14 में से मेरा सिर्फ कहना यह है कि इन 4 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी अपने तौर पे हारेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में कांग्रेस की इस इनफाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होगा, उस वजह से उसको फायदा होगा। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ वहां स्टेट लेवल पे कर दिया। जो बात आप कह रहे हैं कि हरियाणा में इतने समय से ये बाहर हैं, आज भी हरियाणा में 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आज भी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ इनकी तलादली चल रही है कि शिवसेना को साथ रखें या नहीं रखें, कितनी सीटों पर, लेकिन सत्ता से बाहर है इसलिए इनके झगड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्ता में हो उसके झगड़े का फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीरो सिमट गई है लोकसभा के अंदर, वो लोगों का गुस्सा था। मैं कह रहा हूं कि इन चुनाव 4 राज्यों के चुनाव में जो स्थिति मुझे लगती है, अगर बीजेपी कहीं कहीं जीतती है, खासतौर से हरियाणा में जैसा लग रहा है कि वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके कार्यों से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जी आप शिल्पी जी, झारखंड में आप ये देखिए कि जेएमएम मुख्यमंत्री जेएमएम जो है वहां लीड कर रही है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही थी। आपने लोकसभा चुनाव में जेएमएम आपके सहयोगी है, उन्होंने 4 सीटों में से 2 सीट तो वो जीते और 1 सीट बहुत कम मार्जिन से हारे, और आपका कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बिल्कुल सफाया हो गया। तो झारखंड में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में देखें एनसीपी जिस तरह से है, जम्मू कश्मीर में पहले ही वॉकआउट कर चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसे में आपको उम्मीद कहां लगता है, हरियाणा के अलावा कहीं उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार में जमीन बचाने की? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा की हार से बहुत सीखा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब लोग जी जान से जुटकर जो आपसी छुटपुट मतभेद होते हैं उसको भुलाकर मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी सर्वाइवल का सवाल है। अगर हम केंद्र में नहीं हैं और राज्य में अपने आप देख रहे हैं, आप खुद देख रही हैं, हम राज्यों में चौहान साहब के खिलाफ वहां पे आवाज उठ रही है, हरियाणा में हुड्डा साहब के खिलाफ है। आप देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें उठती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनावों में क्या मुद्दा होगा, क्या आप लेके जाएंगे, क्या बताएंगे आप लोगों को, क्यों वोट दे कांग्रेस पार्टी की सरकार को? हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा जी। जो लोग पूरे देश की जनता अपने आप को मोदी सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रही है, उसका प्रभाव हमें पड़ेगा, उसका हमें विधानसभा चुनावों में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो जो कमिटमेंट्स करी हैं इन्होंने, जैसे कि मोदी जी के आने के बाद एक जादू की छड़ी लेके आएंगे और लोगों के दुख दर्द, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब चीजें खत्म हो जाएंगी, पेट्रोल के रेट 2 रुपए लीटर पहुंच जाएंगे, डॉलर जो है वो बिल्कुल बहुत। तो आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसका पुष्पेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका हमें फायदा मिलेगा। अंधेरे के पर्दे को उठा लीजिएगा, नहीं, इसका पूरा हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि जो एक वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ था, कांग्रेस देखिए, मनोविज्ञान देश का और जमीन इस समय कांग्रेस के विरुद्ध है, दोनों। मोदी केंद्र लोकसभा चुनावों में थी, मोदी भले ही लेकिन समय महानायक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो खलनायक नहीं हुए हैं, खलनायक हो रहे हैं, कभी है खलनायक हो रहे हैं, अपने कामों से हो रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा आपका जो पावर का जो चश्मा उतरा है, बहुत बड़ा जोक बन चुका है, आप लोग अच्छे दिन देश का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। टेलीविजन पे शिल्पी जी हैं, एक छोटा सा बस मेरा सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, क्या मुझे आप बता सकती हैं कि चुनाव से पहले क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं? ये आप टेलीविजन पे बता दें, ऐसा होने वाला है नहीं? नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो इस मामले में प्रेडिक्शन करूं। उनका एक कंसर्न था, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और उस बात को बीजेपी प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, वो बीजेपी प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, ये भी उन्होंने देखिए, ये भी मीडिया की स्पेकुलेशन है, किसी ने विजुअल्स तो देखे नहीं है, किसी चैनल पे कहीं विजुअल्स तो चले नहीं है, ये स्पेकुलेशन चली है। एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे जी, जो भी 4 स्टेट्स में इलेक्शन है और आपके एलाइज हैं जी, अब 2 पार्ट में हो गया है आपका कांग्रेस का हिसाब किताब। एक तो आपके एलाइज हैं, वो पहले ही आपको एडवांस में छोड़ गए जी,
दूसरे जो अंदर के जो लोग हैं नहीं, सभी नहीं छोड़ गए हैं। बहुत अधिकांश से छोड़ करके छोड़ ही गए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे महाराष्ट्र की एनसीपी हो जी। तो बाकी जो अंदर का जो लोग हैं जिनके बारे में जो है पुष्पेन जी पूछ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चारों स्टेट्स में आप कहां अपने सर्वाइवल वाली पोजीशन आप बताइए ना, आप हरियाणा में कहां स्टैंड कर रहे हैं? 2 एमएलए हैं आपके पास, एक छोड़ चुके हैं। आप अपने अलायंस की मैं यही कह रही हूँ, आप अपने अलायंस की फिक्र करिए ना। आपके साथ क्या है, शिवसेना के साथ आपकी क्या इक्वेशन रहने वाली है? आप उनके साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? कांग्रेस के अलायंस को आप छोड़ दीजिए ना हमारे ऊपर, हम लोग अपने आप निर्णय करेंगे इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने घर का संभालिए ना, आप अपने घर का। शिवसेना के साथ आपके साथ क्या इक्वेशन रहने वाली है, क्या आपका रहेगा? वो आपको गाली दे रहे हैं हर विषय पर, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी सरकार के बारे में क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, अब उसको संभालिए। कांग्रेस को पता है कैसे संभालना है और हमारे कार्यकर्ता मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, वो कमिटमेंट के साथ रह रहे हैं। जो भी डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी एलाइज अगेंस्ट नहीं है आज तक के निर्णय में। आप देखिए ना, सभी आप ही लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब रोज आप देखिए सामना में आपके ऊपर किस तरीके के रैंकअप छप रहे हैं। सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। चलिए शिल्पी जी, आप देखिए महाराष्ट्र में 4 मुख्यमंत्री जी बदले जा चुके हैं। बीजेपी के किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदले गए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में बदलने के लिए लगातार वो मांग उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव से पहले वॉकआउट करके जा चुके हैं। पहले आपके साथ सहयोग में उन्होंने चुनाव आप लोग लड़े थे साथ। झारखंड में जो स्थिति हुई लोकसभा में, आज कौन सी स्थिति बदल गई? आप पूरी उम्मीद आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो अच्छे दिन थे और मोदी सरकार के कामकाज को लेके ही, क्या आप एक तरफ कह रहे हैं कि स्थानीय चुनाव है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर विधानसभा चुनाव के परिणाम तय होंगे? नहीं दिलीप जी, मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगी। मैं खुद आपको कहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, वहां की लीडरशिप, वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में लोग किसको पसंद करते हैं, वहाँ लोकल विधायक के रूप में वो किसको चुनना चाहते हैं, पर्सनल छवि पूरी तरह से डिपेंड होगी। लेकिन एक पूरे देश में एक मैसेज जो गया था, एक जो जिसको कहते हैं एक मार्केटिंग प्लान चला था, एक प्रोडक्ट की तरह एक लीडर को डेवलप करा गया था। एप्को जैसी अमेरिकन कंपनी को हायर करके एक डिजिटल मीडिया में एक कैंपेन चला था, वही कहीं ना कहीं लोगों को निराशा हुई उससे। और उनका जो केंद्र का जो एंटी इनकम्बेंसी तब तक जो बढ़ चुका होगा उसका हमें कुछ फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ये चुनाव हम लोग मोदी जी के फेलियर पे लड़ेंगे। लोकल मुद्दे होंगे, लोकल जो हमने काम किए हैं, जो भाजपा और उनके अलायंस ने वहां पर काम किए हैं, वहां के लीडरशिप की क्या छवि है, वहां के विधायकों की क्या छवि है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, हमारी पार्टी का कैसा रहता है, इनकी पार्टी का कैसे रहता है, ये सब चीजें होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जीत से पूरे देश में एक मैसेज गया है कि भाजपा एक अभेद किला नहीं है। शिल्पी जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बार बार जो बोल रही हैं, वो जिस टेन्योर का आप समापन हो जाने दीजिएगा, वो एंटी इनकम्बेंसी वर्ड जो है तब वहां यूज कर पाएंगी। अभी स्टॉपेज तो आने दीजिएगा। अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बार मोदी जी का बोलना ये कभी प्रारंभ नहीं होता, ये तो समापन के बाद प्रारंभ होता है। बहुत बढ़ गई है ये अपेक्षाएं मैंने नहीं बढ़ाई हैं, ये आपके कैंपेन ने एक अपेक्षा बढ़ाई है कि आते ही पता नहीं देश की सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी कर देंगे। मैं भी कह रही हूँ कि बहुत जल्दी है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है इसमें, शायद अभी मुलायम सिंह ने अपनी सीट खाली की है मैनपुरी की, और एक सीट नरेंद्र मोदी ने भी खाली की हुई है। इन 2 सीटों पे जो लोकसभा के चुनाव होंगे, इस पे किसकी जीत होती है वो नरेंद्र मोदी को तय करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो विधानसभा के चुनाव में और खासतौर से उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पे लेकर नरेंद्र मोदी को कोई कमेंट करना, मैं समझता हूं अपनी भड़ास निकालना है। बार बार ये कहना है कि बड़ी कंपनी को लेकर के प्रोडक्ट को चला। अगर नरेंद्र मोदी प्रोडक्ट अच्छा था तो बिका, और राहुल गांधी घटिया प्रोडक्ट था तो नहीं बिका। तो आप ये क्यों नहीं मानते? आप इस तरीके की नहीं, आप इस तरीके की बात नहीं, आपको ये कोई हक नहीं है कि हमारे नेतृत्व पे
इस तरीके की अरे भाई, घटिया आप या कह रही है प्रोडक्ट की प्रोडक्ट बात की तरफ करें, बेचा। हम कहीं अगर- ना कहीं मार्केटिंग नो, नहीं कर पाए और आपने हम मार्केटिंग की, आपने भी कंपनी हायर हम की, नहीं कर आपका पाए। प्रोडक्ट हम घटिया उस था, इसलिए तरीके नहीं से- बिका। हम उस आपका तरीके से प्रोडक्ट नहीं कर घटिया पाए। था, हमारे घटिया ही नहीं था, लोगों हमारे ने ऊपर रिजेक्ट 10 किया। साल की इसलिए एंटी इनकम्बेंसी ये सब फैक्टर कहती था। रही आप। नहीं, मैं आपको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी- आपको कोई हक आपने नहीं है प्रोडक्ट हमारी कहा लीडरशिप कि के ऊपर आपने आप किसी अमेरिका तरह का से क्वेश्चन करें। लाए और नहीं, आपने ये नहीं, कंपनी नहीं, चलाई और नहीं। ये किया। एक- आपका एक प्रोडक्ट हमारे घटिया था, ऊपर 10 वो साल की 100% 10 घटिया था, साल इसलिए से नहीं चल सकता। हम लोग 10 इसलिए साल आपका से प्रोडक्ट 10 मार्केट साल में से नहीं हम चला। लोग केंद्र आप में अपने सरकार प्रोडक्ट चला को रहे थे। बार-बार कह रही है कि हमारा नहीं, प्रोडक्ट एक था, बात- नरेंद्र आप- मोदी प्रोडक्ट था, पुष्पेन जी- उसको बेचा गया मार्केटिंग। नहीं, अरे भाई, आपका प्रोडक्ट राहुल होता जी तो ने, चलता सोनिया ना। जी ने खुद एडमिट किया था कि हम लोग अपने वो अच्छे तो हर बार विकास एडमिट कार्यों करती की हैं। ये मार्केटिंग माँ नहीं बेटे हर कर बार पाए। उत्तर नहीं, प्रदेश नहीं, में माँ आते हैं बेटे- तो आके कहते हैं कि हमारी नहीं चले। भाई, आप बार बार जब प्रोडक्ट की बात कहती हैं तो ये भी तो माने कि आपका प्रोडक्ट देखिए, नहीं चला ना, इसलिए नहीं, घटिया था। नहीं, आप घटिया क्यों नहीं क्यों मान रही? प्रोडक्ट घटिया था? बहुत चीजें होती हैं जो मार्केटिंग तो फिर अच्छी दूसरी ना बात होने की कहती है बात। प्रोडक्ट की वजह से हमारे जीता। ऊपर हम 10 साल से सरकार में थे, हमारे मैं- अगेंस्ट एंटी ये इनकम्बेंसी थी। टेलीविजन इसका मतलब टेलीविजन पर शिल्पी अरोड़ा अपने नेतृत्व की आलोचना न नहीं, आलोचना न क्यों लेकिन सहन करे? नरेंद्र आपको मोदी कोई हक स्वीकार नहीं कर है। सकती है नहीं, सच्चाई। आपको कोई हक नहीं लेकिन है। सच- आप हमारे नेतृत्व के तो ऊपर सच नहीं, मैं तो है, स्ट्रांगली वो भी है। इस चीज को ऑब्जेक्ट करती हूँ। अच्छा, मैं आपको कोई ऊपरी हक नीचे नहीं करके बोलता हूँ, ऊपर करके नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अब हक वो नहीं है। नीचे करके बोलता हूँ। अच्छा, कि नहीं, जी, आपको आपको- आपको श्री ये राहुल गांधी- किसी के ऊपर व्यक्तिगत इस तरीके का व्यक्तिगत कमेंट करने का राहुल कोई हक गांधी नहीं है। घटिया प्रोडक्ट था। नहीं, बिल्कुल राहुल नहीं है। गांधी घटिया प्रोडक्ट था, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? पुष्पेन, बहुत पुष्पेन, बार आप मोदी प्रोडक्ट करिए। मोदी जी- नरेंद्र मोदी को आप प्रोडक्ट मोदी जी जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप अच्छी मुबारक रैपिंग हो, आप करी। उस प्रोजेक्ट को हाँ, लेकर के ठीक है। घूमते रहिए जिला हम उसमें। घूमेंगे और वो प्रदेशों आपको में मुबारक सरकार हो, बनाएंगे। वो हम चलिए बिल्कुल चलिए, घुमाएंगे। अवधेश जी पुष्पेन जी, शिल्पी जी, चलिए, आप तो ये मानती हैं कि मोदी की जी सरकार की जो विफलता होगी, अगर वो सरकार विफल हुई तो आपको फायदा मिल सकता है। जो नहीं, आप कह लोकल रही हैं। इश्यूज भी, लोकल विकास के जो मुद्दे होंगे जो हमारी सरकारों ने जी। पहले काम दिया है, जो हमारा, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम जी। कोई सांप्रदायिकता फैलाने की नहीं करते हैं। अब आप देख ही रहे हैं सहारनपुर में क्या हो रहा है और मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। वो जो जी। ध्रुवीकरण वोटों का करने जा रही है, मुजफ्फरनगर नहीं, ऐसे सहारनपुर बहुत में होंगे, कांग्रेस का ऐसे लीडर बहुत ज्यादा होंगे, इमरान ऐसे मसूद ने बहुत रात के ज्यादा 2 होंगे। बजे भड़काया। आप क्या ऐसे बात कर बहुत रही हैं? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं टेलीविजन के ऊपर। देखिए, आपने कई मुद्दे आपका आएंगे। नेता पूरे जिसने देश कहा में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस मोदी का बोला, चुनाव मोदी मोदी काट दूंगा, उसने भड़काया मस्जिद के अंदर और वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आप क्या बात कर रही हैं? अमित शाह को छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उत्तर बाद प्रदेश में ये दंगा पूरे होगा तो देश अमित में शाह होने है, वाला महाराष्ट्र क्यों में नहीं दंगा होगा तो क्यों अमित नहीं शाह है। क्यों आपको नहीं? लगता, आप बताएं देखिए ना, नवाज शरीफ इमरान ने- मसूद जो कट्टर मुसलमान की तरह जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी के टुकड़े कर दूंगा, उसके साथ आपका नेता खड़े होकर भाषण करता है और वो मैडम वही, अरे मैडम कह रहा हूँ, वो तो आज भाषण दे रहा था। आप क्या बात कर रही हैं? उसने मस्जिद में 2:30 बजे भाषण दिया है जिस वक्त दंगा हुआ है। आप झूठ बोल रही हैं। इस देश में सांप्रदायिकता और मुसलमानों का सृष्टिकरण आपने किया है। आपने मुसलमानों को कम्युनल बनाया है और मुसलमानों को आगे बढ़ा करके दलाली की आपने। आप इस देश को, आप एक पत्रकार मुझे हैं, मत बताइए आप न्यूज़ पेपर पत्रकार की बात हैं, करिए। आप पत्रकार भाजपा हैं, के- आप झूठ मत भाजपा बोलिए। के- आप भाजपा के आप प्रवक्ता नहीं, आप हैं। मुझे बताइए मैं क्या आप हूँ, भाजपा के लेकिन आप प्रवक्ता मुझे हैं। बताएं आप कि आप भाजपा सारे के क्या प्रवक्ता कर रहे हैं? हैं। आपके नेता को भाषण देखिए ना कर क्या हो रहे रहा हैं। है। आप क्या बात कर रही हैं? क्या हो रहा है? बीजेपी कर रहे नहीं कर रहे? पुष्पेन- सहारनपुर में क्या हुआ है? सहारनपुर में पुष्पेन- इमरान आप मसूद लोग ने क्या- आप लोग भाजपा के प्रवक्ता बन के क्या बात कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? ऐसे लोगों को आपने टिकट दी, लोकसभा की टिकट दी, मंत्री बना रहे हैं आप उनको। अभी तक पुलिस ने भी हाथ नहीं कहा है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर ये तो क्या हमारी आरोप सरकार है, क्या? इमरान मसूद ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में क्या हमारी जिस सरकार है? व्यक्ति पर आरोप तो वहाँ है, वो बीजेपी की इमरान सरकार है, मसूद वहाँ का अमित शाह आ करीबी गया। आदमी है। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ अमित शाह आ जाता है। बड़े किया गया बयान ना, के बाद जो ध्रुवीकरण के लिए अब किया गया है। ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण उत्तर सरकार प्रदेश तरीके के नहीं कर कह रहे हैं। रही है कि उसमें अमित शाह का यानी- हाथ है। नहीं, नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो जो शिल्पी जिस जी, व्यक्ति पर अवधेश आरोप जी, है, वो मुजफ्फरनगर- मैन मार पुष्पेन देता जी, है। अवधेश जी, आप सब लोगों से मुजफ्फरनगर दंगे अरे में सम्मानित आपका किया नेता जाता कहता है, उनको आपका टिकट दी नेता जाती उकसा रहा है, आपका हमारा नेता कहाँ से आ गया आपका इसमें? नेता कहता है मुसलमान जो कब है की वहां बात के है? ISI से मिले हुए हैं। 8 महीने पहले तो अब आपको पता चला। मैं कुछ और, मेरे पास समय खत्म हो गया है। ये मुजफ्फरनगर की पुष्पेंद्र शिल्पी की जी- बात कर रही है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, वन वे ट्रैफिक चला करके वहां से जो भी जो सहायता देने का जो एक लिस्ट तैयार हुई, आपके गृह मंत्रालय, आपके कांग्रेस आई का जो है आप यहाँ से अपराधियों को आप देश में बुलाकर जाति सम्मानित धर्म करते की हैं। राजनीति की अरे आपका नेता तो देश का क्रिमिनल है। आपका जैसा खड़ा होता है देश में इमरान मसूद। पुष्पेंद्र अवधेश जी, अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, रमेश जी, उपेंद्र जी, हमारे पास समय खत्म हो गया है।
मुझे लेकिन पता है राजनीतिक दलों की हालत है आजकल, जो वो कौन वो एक पोर्न स्टार आ गई थी सन्नी लियोन, जो एक गाना कहती है कि दुनिया पीतल दी और मैं बेबी डोलन सोने दी।
तो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां अपने को सोने मानती हैं, दूसरे को जो है पीतल मानती हैं। इसमें किसी तार्किक निष्कर्ष पर हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, और सच्चाई न स्वीकारने की जो कांग्रेस की बीमारी है, आज भी यही इसके पसंद का कारण बन रही है। और फिर कह रहे हैं कि अवधेश जी, अवधेश जी, शिल्पी मैं तो हमेशा विरोधी के साथ रहता हूं, लेकिन क्या करूं इस सब ठीक है, हम पक्ष में है, लेकिन कभी हमारे दिन भी आएंगे, कोई बात नहीं, कोई परमानेंट कुछ नहीं होता, जीत हार चले गए, आपके साथ चलेंगे, आपका दिन हम सरकार में नहीं है, सभी एक सुर में बात करने लग जाए। एक छोटा सा सांप्रदायिकता का चोला बहुत ओढ़ रखा था आपने, चलिए जनता को, सांप्रदायिकता बनाया, सांप्रदायिकता या फिर धर्मनिरपेक्षता, मालूम है ये तमाम क्या कर रहा है, ये लेकिन जो सवाल महसूस नहीं है 2014 का। चलिए हमारा समय खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।